हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसो मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे कि हम लोगों ने बहुत पहले हम लोगों ने विशेषण किया है, हम लोगों ने क्रिया भी कर लिया है, हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम जितने भी ग्रामर है सबको किया है, लेकिन कुछ कुछ है और भी जो हम लोग नहीं किए थे। तो आज हम यहाँ पे अविकारी या अव्यय शब्द जिसको कहते हैं, आज हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि जिसमें वर्ब, एडवर्ब ये सब जो आता है, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी को आज हम हिंदी में अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो अव्यय या अविकारी शब्द, इसको अव्यय या अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अविकारी शब्द के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उसमें अविकारी शब्द होता क्या है, ठीक है, अविकारी शब्द को कैसे पहचानेंगे, अविकारी शब्द किन शब्दों को कहा जाता है, तो ये सब जो है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग जाकर मेरा वो वीडियो देखिएगा। और आज हम यहाँ पे अव्यय के कितने भेद है, यानी कि अव्यय या अविकारी, ठीक है, इसके कितने भेद है, क्या क्या है, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अव्यय होता क्या है, तो देखिए अव्यय अविकारी एक शब्द को ही कहा जाता है। अव्यय का अर्थ, अविकारी का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अव्यय। तो अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय नहीं है, मतलब जिसका कोई माने ही नहीं है, ठीक है। अव्यय हमेशा अपने मूल रूप में बना रहता है, यानी कि जो लाइन है उस लाइन में जो मूल शब्द होता है, तो उसी जो शब्द है उस शब्द से जो उसका जो मूल रूप निकल के आता है। जैसे कि आप लोग कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो स्टोरी के आधार पर, कोई कहानी के आधार पर आप लोगों को जो उसकी मूल बातें हैं, ठीक है, जो मूल बात है उसी मूल को हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई व्यय अपना नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अव्यय का अर्थ होता है कि जिसका अव्यय नहीं है। अव्यय हमेशा अपने मूल रूप में बना रहता है, मतलब जो मेन है, जो मूल चीज है उसी में ये रहता है। इसी को हम लोग अव्यय या अविकारी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक इत्यादि के कारण इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता। यानी कि जहाँ पे ये सब आता है तो इसके कारण भी जो बदलाव होना चाहिए, विकार का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, तो वो चीज़ भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ जो बड़ी होती है, मान लीजिए अगर वहाँ पे लिंग आ गया, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो वो आने के बाद भी, क्योंकि ग्रामर में लिंग आता है, वचन आते हैं, एक वचन, बहुवचन, तो उसके कारण वाक्य बदलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ों से क्या है, अव्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुष तथा कारक, कारक के बारे में भी मैंने पढ़ा है, आप लोग वो जाकर देखिएगा, समझिए पहले कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इसके कारण भी इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, मतलब कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है, कोई विशेष चीज़ बदलाव नहीं होता है। इसी को हम लोग अव्यय या अविकारी बोलते हैं। तो आप लोग इसको अव्यय ही बोलिए, और अविकारी भी आप लोग बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए अविकारी शब्द होता क्या, अविकारी होता क्या, अविकारी से आप क्या समझते हैं, फिर अव्यय शब्द होता क्या है, अव्यय से आप क्या समझते हैं, तो इसका अर्थ यही निकलेगा, ठीक है। तो अतः अव्यय ऐसे शब्दों को ही कहते हैं जिसका कोई विकार पैदा नहीं होता, वो सिर्फ जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, व्यय नहीं होता, और वो सिर्फ मूल रूप से ही बनता है, ठीक है। और वहाँ पे कोई भी ग्रामर आ जाए, कोई भी व्याकरण आ जाए, लिंग आ जाए, वचन आ जाए, पुरुष तथा कारक इत्यादि आ जाए, पुरुष यानी कि पुल्लिंग, ये कोई भी आ जाए, कारक इत्यादि कुछ भी आ जाए, इसके कारण भी यहाँ पे कोई विकार पैदा नहीं होता, कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं, ठीक है। और देखिए जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष अथवा कारक के चलते कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे कि देखिए, जैसे कि मतलब इसके कारण तो कोई विकार पैदा होता ही नहीं है, लेकिन जैसे हम कैसे पहचानेंगे, तो वो देखिए, जैसे कि जब तक, ठीक है, तो जब तक में कोई विकार, इसमें आप लोग जभी तभी, जबू तबू, ठीक है, या जाप तब, ऐसे तो आप लोग लिख नहीं सकते, ये कहीं भी जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये शब्द चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ही शब्द विकारी शब्द होते हैं, और इनका मूल जब तब, ठीक है, ये इनका मूल है, ये अपने ही मूल में बन के आता है, ठीक है। जब तब, इधर, इधर को भी आप बदल नहीं सकते, चाहे वहाँ पे कोई भी व्याकरण आ जाए, ये वचन आ जाए, या फिर आपका ये लिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये बदलता नहीं है बिल्कुल भी। और अभी, अभी भी नहीं बदलता। उधर, इधर, उधर, वहाँ, वहाँ, कब, क्यों, आह, ठीक, अरे,
और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अर्थात, इत्यादि। तो ये सब जो शब्द हैं, आप लोग जब इस कहानी पढ़ते हैं या फिर आप लोग कोई कविता पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आप लोग कुछ भी संक्षेप लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो वहाँ पे ऐसे जो शब्द आते हैं ना, इसी को हम लोग अव्यय बोलते हैं, अव्यय शब्द बोलते हैं, यानी कि अविकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द को अव्यय अविकारी शब्द कहा जाता है। तो समझ में आ गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आप लोग इसको कैसे पहचानेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत लोगों का ये क्लियर नहीं है, मैं जानती हूँ। देखिए, जिसका जिसका क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिसका भी एकदम ही क्लियर नहीं है या जिसने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो यहाँ से पहले अव्यय शब्द को पहचाने कि वो होता क्या है। और लिंग, वचन, ये सब आने के बाद भी, जुड़ने के बाद भी ये इसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, मतलब ये चेंज बिल्कुल भी नहीं, बदलता नहीं है, ये जैसे का वैसा ही शब्द रहता है। तो ऐसे ही शब्द से आप लोग को तो पता होगा कि आप लोग कहानी पढ़ते हैं तो ऐसे शब्द आते हैं, या फिर साथ साथ, इस तरीके के जो शब्द आते हैं, यही सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और बाकी जो है लिंग, वचन, ये सब अगर किसी का क्लियर नहीं है तो मेरा सारा पिछला वीडियो है, आप लोग वहाँ पे जाकर वो सब देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग अव्यय के भेद देख लेते हैं। तो अव्यय के भेद 4 ही है। ठीक है, अव्यय 4 प्रकार के ही होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब। ठीक है, और उसके बाद संबंध बोधक, यानी कि प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद समुच्चय बोधक, यानी कि कंजक्शन। उसके बाद विस्मयादि बोधक, यानी कि इंटरजेक्शन। तो कुछ इस तरीके के शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो क्रिया विशेषण है, एडवर्ब जो है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये और प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक यानी कंजक्शन, विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन, ये चारों समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये आज यहाँ पे मैं क्रिया विशेषण को जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। आज फुल क्लास जो है क्रिया विशेषण के ऊपर ही रहेगा। तो अब ये जो बचा हुआ है जी, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आप लोग इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि इसके भी अपने भेद हैं। ठीक है, प्रकार है। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब देखते हैं। मैंने विशेषण भी पढ़ाया है और मैंने क्रिया भी पढ़ाया है, आप लोग जाकर वो देखिए, सीखिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब जानते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि देखिए, जिस अवयव से क्रिया विशेषण, ठीक है, जिस अवयव, सब तो पता चल गया जो मूल होते हैं। ठीक है, तो जिस अवयव से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो, यानी कि पहला लाइन जो हो गया उसकी विशेषता या दूसरे लाइन की विशेषता प्रकट हो, उसे ही हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ नहीं है, बस इतना ही है, क्योंकि क्रिया यहाँ पे कार्य को बताया जाता है। विशेषण तो हो जाता है विशेष। ठीक है, विशेषण हो जाता है विशेष, और जो कार्य है, जो क्रिया है, वो क्रिया यानी कि कार्य। तो यहाँ पे हो जाता है क्रिया विशेषण यानी मूल कार्य। ठीक है, विशेष कार्य, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये तो आप लोग समझ गए कि जिस अवयव से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती हो, यानी कि अगर मान लीजिए मैं, आप लोग यहाँ पे कोई लाइन देख रहे हैं, तो इस लाइन में ना होकर भी दूसरे लाइन में अगर क्रिया विशेषण प्रकट होती हो तो उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, वह धीरे धीरे टहलता है। तो कुछ इस तरीके से इसके वाक्य आते हैं। ठीक है, तो वह धीरे धीरे टहलता क्या हो गया, क्रिया हो गया, लेकिन विशेष क्या हो गया, धीरे धीरे। मूल चीज यही है। ठीक है, वह धीरे धीरे टहलता है। तो इसमें क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो क्रिया तो कार्य होता है, तो वो टहल रहा है तो वो कार्य कर रहा है, लेकिन विशेष क्या बतलाता है, इसमें तो कुछ विशेष आता नहीं है, लेकिन विशेष ये है क्योंकि यहाँ पे अव्यय आ जाता है, और अव्यय के शब्द वो है जो चेंज नहीं होते। तो धीरे धीरे, तो ये जो शब्द है, इसी शब्द को जोड़ के क्रिया विशेषण बनता है। ठीक है, तो ये शब्द कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो वह धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो है वो विशेष बतलाता है इस लाइन को। ठीक है, तो वो धीरे धीरे टहलता है। ठीक है, और भी है समझने के लिए, आप लोग देखिए कि राम अभी पढ़ता है। तो यहाँ पे जो अभी है, यही अव्यय शब्द है और यही विशेष शब्द है।
अब समझ में आ गया आप लोगों को, यही अभय है और यही विशेष शब्द है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये गया। और यहाँ पे देखिए, अगर दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे और अभी, देखिए यहाँ धीरे धीरे और अभी टहलना या पढ़ना क्रिया की विशेषता बतलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्य तो हो रहा है लेकिन विशेष क्या है, जैसे कि धीरे धीरे जो है वो विशेष है। ठीक है, और अभी जो है वो भी विशेष है। तो यहाँ पे धीरे धीरे और अभी टहलना या पढ़ना क्रिया की विशेषता है। मतलब ये जो टहलना है ये तो क्रिया हो गई और पढ़ना है वो भी क्रिया हो गया, लेकिन टहलना या पढ़ना क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, ये चला गया, तो इसी को विशेष बतलाता है। और ये हो गया आपका अव्यय अव्यय शब्द। अतः देखिए ये यहाँ तक ही आता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोग को एग्जाम्पल उदाहरण देना पड़ता है। तो जैसे अतः ये क्रिया विशेषण है, चूंकि ये क्रिया विशेषण है, इसके अलावा क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। मतलब अपनी विशेषता बतलाते बतलाते वो दूसरे की भी विशेषता बतलाते हैं। ये क्रिया विशेषण ही करता है। ठीक है, बतलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे राम बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक है, ये समझिएगा, हाँ राम बहुत धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ बहुत क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है, यहाँ बहुत क्रिया, क्योंकि धीरे क्रिया है, विशेषण की विशेषता बतला रहा है ये जो है। ठीक है, धीरे, तो यही तो विशेषता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ही बताया यही विशेषता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे दौड़ता है, जैसे राम बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, यहाँ बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि धीरे धीरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पे जो बहुत है ये क्रिया हो गई, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है। जो धीरे है ये विशेष है, तो यहाँ पे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो यही मैंने बोला कि ये विशेषता बतलाता है, ये कार्य है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण बतलाता है, तो इसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए ये यहाँ तक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और समझने के लिए चूंकि यहाँ तक भी मैंने दिया हुआ है, अतः ये अगर एग्जाम में आ गया कि क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग इसको इतना दूर ही लिखिए। ठीक है, और उसके बाद आप इसके भेद लिखिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद है कितने नहीं। तो सबसे अब ये तो हो चुका है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण देखिए, क्रिया विशेषण के भेद जो है वो दो रूप से होते हैं, एक प्रयोग से और एक रूप से। मतलब कि दो तरीके के होते हैं, एक प्रयोग की दृष्टि से देखे जाते हैं यानी कि उपयोग की दृष्टि से, और एक रूप की यानी जो स्वरूप होता है। मान लीजिए किसी टॉपिक का या किसी कहानी का जो मूल बात है, ठीक है, मूल स्वरूप है कि इस कहानी में विशेषता क्या है, तो वो मूल रूप से जो होता है, तो यहाँ पे रूप के हिसाब से अलग आ जाता है। और प्रयोग, ठीक है, तो क्या प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग की दृष्टि से अलग हो जाता है। तो क्रिया विशेषण के दो अलग अलग प्रकार है, एक मतलब अलग अलग भेद है, एक प्रयोग की दृष्टि से है और एक रूप की दृष्टि से है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के भेद तो दो ही आते हैं, प्रयोग और रूप। ठीक है, लेकिन इसके अपने अपने भेद हैं, एक प्रयोग की दृष्टि से आ जाते हैं और एक रूप की दृष्टि से आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग की दृष्टि को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रयोग की दृष्टि में क्या क्या आता है, साधारण प्रयोग हुआ, संयोजक, अनुबद्ध। तो हम पहले इसको देखते हैं। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। तो देखिए प्रयोग जो है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। ठीक है, प्रयोग आप लोग ये जानिए, क्रिया विशेषण आप लोग जान गए। और क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक प्रयोग की दृष्टि से क्रिया तीन प्रकार की होती है। ठीक है, और एक रूप भी आ जाता है, तो रूप की दृष्टि से भी क्रिया तीन प्रकार की होती है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है प्रयोग, तो प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की है, क्रिया तीन प्रकार की है, एक है साधारण, एक है संयोजन, एक है अनुबद्ध।
ठीक है, एक है अनुबद्ध। तो सबसे पहले हम साधारण पकड़ लेते हैं। तो साधारण देखिए, साधारण क्या है? साधारण क्रिया विशेषण। तो साधारण क्रिया विशेषण देखिए, जब क्रिया विशेषण का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है तो उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई दबाव ना हो, या कि जो मतलब स्वतंत्र दृष्टि से, यानी कि जो आप वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में कोई और मतलब व्याकरण नहीं है कि उसके चलते ये शब्द पलटा है या बदला है। वो डायरेक्टली स्वतंत्र हिसाब से, यानी कि जो चाहिए वही लिखा गया है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर कोई वाक्य लिखे हैं तो उस वाक्य में कोई जो दूसरा ग्रामर है, जैसे कि वचन, लिंग, मान लीजिए अगर वहाँ पे वचन है तो ये वचन की दृष्टि से ये बदलेगा नहीं और वहाँ पे वचन आएगा नहीं, मतलब कोई भी ग्रामर वहाँ पर बैठेगा नहीं, ये स्वतंत्र अपने हिसाब से वहाँ पे रहेगा। ठीक है, किसी भी व्याकरण के हिसाब से ये शब्द बदलेगा नहीं। तो उसी को हम लोग साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हाय, ठीक है, हाय जो है ये बदलता नहीं है। अब मैं क्या करूं, वह लड़का कहाँ गया, तो कुछ इस तरीके से होते हैं। अब योजक विशेषण मतलब क्रिया विशेषण देखते हैं। तो जिन क्रिया विशेषण का संबंध, ठीक है, किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें संयोजन क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये मत पूछिए, उपवाक्य जो है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जाकर समझिए। ठीक है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ अभी मकान है वहाँ किसी समय फुलवारी थी, तो कुछ इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग योजक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब अनुबद्ध क्रिया विशेषण देखिए कि जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारण निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता है, मतलब अनुबद्ध, जिन क्रिया विशेषण का प्रयोग अवधारण यानी कि निश्चय के लिए किसी शब्द भेद के साथ होता है, मतलब शब्दों के कारण जो पलटता है, उन्हें ही अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, ठीक है, यहाँ तो किसी ने धोखा ही दिया है। तक और ही जो है वो अनुबद्ध क्रिया है। ये जो तक है और ये जो ही है ये अनुबद्ध क्रिया है। तो प्रयोग की दृष्टि से ये 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है मैंने समझा दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीखने को भी नहीं मिलता है, और अगर सीखते भी हैं तो अच्छे से नहीं समझ पाते। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और घर पे आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच जाता है क्रिया के रूप। तो रूप के हिसाब से वो 3 प्रकार के हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो हम और आज के लिए इतना ही। ये जो रूप की दृष्टि से मूल, यौगिक और स्थानीय, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण पार्ट 2 हम इसका लेकर आएंगे, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग यही अच्छे से पढ़िए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय।